हेलो फ्रेंड्स, ठाकुर खेत सिंह इस नाम को सुनते ही लोगों के मुंह पर घृणा और प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो जाते थे, किंतु उनके सामने किसी को उनके खिलाफ चू करने की भी हिम्मत न पड़ती। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई ठाकुर खेत सिंह के विरुद्ध एक तिनका न हिला सकता था। खुले तौर पर उनके विरुद्ध कुछ भी कह देना कोई मामूली बात न थी। दो चार शब्द कहकर कोई ठाकुर साहब का तो कुछ न बिगाड़ सकता, परंतु अपनी आफत अवश्य बुला लेता था। एक बार इस प्रकार ठाकुर साहब के किसी कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए मैकू अहिर ने कहा कि है तो इतने बड़े आदमी, पर काम ऐसे करते हैं कि कमीन भी करते ल जाएगा। बस इतना कहना था कि बात नमक मिर्च लगकर ठाकुर साहब के पास पहुंच गई और बेचारे मैकू की शामत आ गई। दूसरे दिन ड्योढ़ी पर मैकू को बुलाया गया। दरवाजा बंद करके भीतर ठाकुर साहब ने मैकू की खूब मरम्मत करवाई और साथ ही यह ताकीद भी कर दी गई कि यदि इसकी खबर जरा भी बाहर गई तो वह इस बार गोली का ही निशाना बनेगा। मैकू तो ये जहर का सा घूंट पीकर रह गया, किंतु मैकू की स्त्री सुखिया से न रहा गया। उसने 10-20 खरी खोटी बककर ही अपने दिल के फफोले फोड़े, किंतु यह तो असंभव था कि सुखिया 10-20 खरी खोटी सुना जाए और ठाकुर साहब को इसकी खबर न लगे। नतीजा यह हुआ कि उसी दिन रात को मैकू के झोपड़े में आग लग गई और उसकी गेहूं की लहलहाती हुई फसल घोड़ों से कुचलवा दी गई। दूसरे दिन बेचारे मैकू को बोरिया बन्ना बांधकर वह गांव ही छोड़ना पड़ा। ठाकुर खेत सिंह बड़े भारी इलाकेदार थे। 16,000 सालाना सरकारी लगान देते थे। दरवाजे पर हाथी झुमा करता। घोड़े, गाड़ी, मोटर और भी न जाने क्या क्या उनके पास था। 2 संतरी किरज बांधे 24 घंटे फाटक पर बने रहते। जब बाहर निकलते सदा 10-20 लठे जवान साथ होते। उस इलाके में न जाने कितने बैठे बैठे मुफ्त खा रहे थे और न जाने कितने मटिया मेट हो रहे थे, पर इस पर टिका टिप्पणी करके कौन आफत मोल ले। ठाकुर साहब का आतंक इलाके भर में छाया हुआ था। उनकी नादिर शाही को कौन नहीं जानता था। किसी की सुंदर बहू बेटी ठाकुर साहब के नज़र तले पड़ भर जाए और उनकी तबीयत आ जाए तो फिर चाहे आकाश पाताल एक ही क्यों न करना पड़े, किसी न किसी तरह वह ठाकुर साहब के जनान खाने में पहुंच ही जाती थी। स्टेशन पर भी उनके गुर्गे लगे रहते, जो सदा इस बात की टोह में रहते कि कोई सुंदर स्त्री यहाँ पर आ जाए तो वह किसी प्रकार बहकाकर धोखा देकर ठाकुर साहब के जनान खाने में दाखिल कर दी जाए। इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाता। उड़ाया हुआ माल जिस कीमत का होता, इनाम भी उसी के अनुसार दिया जाता। ठाकुर साहब के सब रिश्तेदार उनकी इन हरकतों से उनसे नाराज रहते थे। प्रायः उनके घर का आना जाना छोड़ सा दिया था, किंतु ठाकुर साहब अपनी वासना और धन के मद से इतने दीवाने हो रहे थे कि उनके घर कोई आवे चाहे न आवे, उन्हें जरा भी परवाह न थी। हेत सिंह ठाकुर साहब का चचेरा भाई था। छुटपन से ही वह ठाकुर साहब का आश्रित था। ठाकुर साहब हेत सिंह पर स्नेह भी सगे भाई की तरह रखते थे। वह BA फाइनल का विद्यार्थी था। बड़ा ही नेक और सच्चरित्र युवक था। ठाकुर साहब के इन कृत्यों से हेत सिंह को हार्दिक घृणा थी। प्रजा पर ठाकुर साहब का अत्याचार उससे सहा न जाता था। एक दिन इसी प्रकार किसी बात से नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया। कहा गया कुछ पता नहीं। ठाकुर साहब ने कुछ दिन तक तो उसकी खोज करवाई, फिर उन्हें इन व्यर्थ की बातों के लिए फुर्सत ही कहा थी। वे तो अपना जीवन सफल कर रहे थे। 1 वर्ष बाद एक दिन फिर वह गांव में आया और उसी दिन ठाकुर साहब के यहाँ एक कुम्हार की नवविवाहिता सुंदर बहू उड़ाकर लाई गई थी। कुम्हार के घर हाय हाय मची हुई थी। उसी समय हेत सिंह उधर से निकले। उन्हें देखते ही कुम्हार ने उनसे अपना दुखड़ा रोया। हेत सिंह का क्रोध फिर ताज़ा हो गया। इसी प्रकार के एक किस्से से नाराज होकर हेत सिंह ने घर छोड़ा था। कहा तो वह भाई से मिलकर पिछली नाराज़गी को दूर करने आए थे। कहा फिर वही किस्सा सामने आ गया। वही प्रतिहिंसा के भाव फिर से हृदय में जागृत हो उठे। घृणा और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। जेब में हाथ डालकर देखा, रिवॉल्वर भरा हुआ था।
अब हेत सिंह के घर पहुंचे। उस समय ठाकुर साहब अपने मुसाफिरों के साथ बैठे थे। हेत सिंह को देखते ही बड़े प्रसन्न होकर बोले, आओ भाई हेत सिंह, कहाँ थे अभी तक? बहुत दिनों में आए, बिना कुछ कहे सुने ही तुम कहाँ चले गए थे? हेत सिंह ने ठाकुर साहब की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वह तो अपनी ही धुन में था। बोला, भैया क्या मनका कुम्हार की बहू घर में है? यदि है तो आप उसे वापस पहुंचवा दीजिए। ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ गई। क्रोध को दबाते हुए वे बोले, हेत सिंह तुम कल के छोकरे हो, तुम्हें इन बातों में न पड़ना चाहिए। जाओ भीतर जाओ, हाथ मुंह धोकर कुछ खाओ पियो। हेत सिंह ने तीव्र स्वर में कहा, पर मैं क्या कहता हूँ, मनका कुम्हार की बहू को आप वापस पहुंचवा दीजिए। मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें मेरे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पूछता हूँ कि आप उसे वापस पहुंचाएंगे या नहीं? हेत सिंह गंभीरता से बोले, मैं तुम्हारी किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता, मेरे सामने से चले जाओ। हेत सिंह अब न सह सके, जेब से रिवॉल्वर निकालकर लगातार 3 फायर किए, किंतु तीनों निशाने ठीक न पड़े। ठाकुर साहब जरा ही इधर उधर हो जाने से सांप बच गए। हेत सिंह उसी समय पकड़ा गया। हत्या करने की चेष्टा के अपराध में उसे 5 साल की सख्त सजा हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद मैनपुरी षड्यंत्र केस पर से उसके ऊपर दूसरा मामला भी चलाया गया, जिसमें उसे 7 साल की सजा और हो गई। ठाकुर साहब का बाल भी बाका न हो सका। यद्यपि ठाकुर साहब के घर उनके कोई भी रिश्तेदार न आते थे, किंतु फिर भी ठाकुर साहब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आया करते थे। ठाकुर साहब की बुआ की लड़की चंपा का विवाह था। एक मामूली छपा हुआ निमंत्रण पत्र पाकर ही वे विवाह में जाने को तैयार हो गए। चंपा ने जब सुना कि ठाकुर साहब आए हैं तो उसने उन्हें अंदर बुलवा भेजा। चंपा को हेत सिंह के जेल जाने से बड़ा कष्ट हो ही रहा था। वह इस विषय में ठाकुर साहब से कुछ पूछना चाहती थी। चंपा के निडर स्वभाव और उसकी स्पष्टवादिता से ठाकुर साहब अच्छी तरह परिचित थे। पहले तो वे चंपा के सामने जाने में कुछ झिझके, फिर आखिर में उन्हें जाना ही पड़ा। न जाने क्यों वे चंपा का लिहाज भी करते थे। साधारण कुशल प्रश्न के पश्चात चंपा ने उन्हें हेत सिंह के विषय में पूछा। ठाकुर साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या करे, भूल तो हो ही गई। दादा अब आप इन आदतों को छोड़ दे तो अच्छा हो। कुछ अनभिज्ञता प्रकट करते हुए ठाकुर साहब बोले, कौन सी आदतें बेटी? चंपा ने मार्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखा और चुप हो गई। ठाकुर साहब कुछ झेप से गए, बोले, बेटी मैं कुछ नहीं करता, तुझे विश्वास न हो तो चलकर एक बार अपनी आंखों से देख ले। वैसे तो लोग न जाने कितनी झूठी खबरें उड़ाया करेंगे, पर तुझे तो विश्वास न करना चाहिए। चंपा का विवाह हो गया। चंपा ससुराल गई और ठाकुर साहब आए अपने घर आने पर भी चंपा की वह मार्मिक चोट उनके हृदय पर रह रहकर आघात करती ही रही। बहुत बार उन्होंने सोचा कि मैं इन आदतों को क्यों न छोड़ दूं। जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित भी तो करना ही चाहिए। अब नरेंद्र भी समझदार हो गया है। उसके सिर पर घर का द्वार छोड़कर क्यों न कुछ दिन तक पवित्र काशी में जाकर गंगा किनारे भगवत भजन करूं। आधी उम्र तो जा ही चुकी है, क्या जीवन भर यही करता रहूंगा? मेरे इन आचरणों का प्रभाव नरेंद्र पर भी तो पड़ सकता है। किंतु पानी के बुलबुलों के समान यह विचार उनके दिमाग में क्षण भर के लिए आते और चले जाते। उनका कार्यक्रम जो का त्यों जारी रहता था। विवाह के कुछ दिन बाद चंपा के पति नवल किशोर के मित्र संतोष ने नवल किशोर को चंपा समेत अपने घर आने का निमंत्रण दिया और यह लोग संतोष कुमार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही उसके घर के लिए रवाना हो गए। सूचना न देकर यह लोग अचानक पहुंचकर संतोष कुमार और बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य में डाल देना चाहते थे। चंपा और नवल किशोर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता बड़े आराम से कटा। गर्मी तो नाम को न थी। रिमझिम बरसता हुआ पानी बड़ा ही सुहावना लग रहा था। जब ये लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे उस समय कुछ अंधेरा हो चला था। गांव स्टेशन से 5-6 मील दूर था, इसीलिए नवल ने सोचा कि स्टेशन पर ही भोजन करके तब गांव के लिए रवाना हुए। चंपा को सामान के पास बिठाकर नवल भोजन की तलाश में निकला। हलवाई की दुकान पर सब चीज़ें तो ठीक थी, पर पूरियाँ जरा ठंडी थी।
वह ताज़ा पूरियाँ बनवाने के लिए वहीं ठहर गया। इधर सामान के पास अकेली बैठी बैठी चंपा का जी उबने लगा। वह एक पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही एक आदमी ने आकर उससे कहा कि बाबूजी होटल में बैठे हैं और आपको बुला रहे हैं। पर वे तो खाना यही लाने वाले थे ना। होटल यहाँ से करीब ही है। वे कहते हैं कि आप वहीं चल के भोजन कर ले। कच्चा खाना यहाँ लाने में भी सुविधा न पड़ेगा। उठते उठते चंपा ने कहा, सामान के पास कौन रहेगा? सामान तो कुली देखता रहेगा, आप फिक्र न करें, 10 मिनट में तो वापस आ जाएगी। क्षण भर तक चंपा ने न जाने क्या सोचा, फिर उस आदमी के साथ चल दी। स्टेशन से बाहर पहुंचते ही उस आदमी ने पास के एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वह सामने होटल है, बाबूजी वहीं बैठे हैं। चंपा ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। पास ही एक मोटर खड़ी थी। उस आदमी ने पीछे से चंपा को उठाकर मोटर पर डाल दिया। मोटर 9-2-11 हो गई। चंपा का चीखना चिल्लाना कुछ भी काम ना आया। आधा घंटे के बाद जब नवल खाना लेकर लौटा तो चंपा का कहीं पता न था। इधर उधर बहुत खोज की, गाड़ी के एक एक डिब्बे ढूंढ डाले, पर जब चंपा कहीं न मिली तो लाचार होकर पुलिस में इत्तला देनी पड़ी। परदेश में वह और कर ही क्या सकता था, किंतु वहाँ की पुलिस भी ठाकुर साहब द्वारा कुछ चांदी के सिक्कों के बल पर सब कुछ जानती हुई अनजान बना दी जाती थी। फिर भला एक परदेसी की क्या सुनवाई होगी? जब नवल किसी भी प्रकार चंपा का पता न लगा सका तो फिर वह संतोष कुमार के गांव भी न जा सका। वही धर्मशाला में ठहरकर चंपा की खोज करने लगा। मोटर पर चंपा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसने अपने आप को एक बड़े भारी मकान में कैद पाया। मकान की सजावट देखकर किसी बहुत बड़े आदमी का घर मालूम होता था। कमरे में चारों तरफ 4 बड़े बड़े शीशे लगे थे। दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दीवारों पर बहुत सी अश्लील और साथ ही सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरह एक बढ़िया ड्रेसिंग टेबल रखा था जिस पर श्रृंगार का सब सामान सजाया हुआ था। बड़ी बड़ी अलमारियों में कीमती रेशमी कपड़े चुने हुए थे। जमीन पर दरी थी। दरी पर एक बहुत बढ़िया कालीन बिछा था। कालीन पर 2-3 मसनद करीने से रखे थे। आसपास 4-6 आराम कुर्सियां और कोच पड़े थे। चंपा मसनद पर गिर पड़ी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बुढ़िया खाने के लिए सामग्री लिए हुए अंदर आई। भोजन रखते हुए वो बोली, ये खाना है, खा लो। अब रो पीट कर क्या करोगी? यह तो यहाँ का रोज ही की कारोबार है। चंपा ने भोजन को हाथ भी न लगाया। वह रोती ही रही और रोते रोते कब उसे नींद आ गई वह नहीं जानती। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब दिन चढ़ाया था। वहाँ पर एक स्त्री पहले ही से उसकी कंघी चोटी करने के लिए उपस्थित थी। उसने चंपा के सिर में कंघी करनी चाहिए, किंतु एक झटके में चंपा ने उसे दूर कर दिया। वह स्त्री बड़बड़ाती हुई चली गई। इस प्रकार भूखी प्यासी चंपा ने 1 दिन और 2 रातें बिता दी। तीसरे दिन सवेरे उठकर चंपा शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही थी। किसी के पैरों की आहट सुनकर जो ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा वह सहसा चिल्ला उठी, दादा! ठाकुर खेत सिंह के मुंह से निकल गया। बेटी! उस दिन से फिर उस गांव की किसी स्त्री पर कोई कुदृष्टि न डाल सका। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी परिवर्तन। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर हमारी सुनाई हुई कहानियाँ आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।